जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम शुरू कर रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी के अंदर आपका छठा चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इसमें एक शब्द दिखाई दे रहा है ना आपको, नियोजन। वैसे अगर बात करूं तो ये नियोजन आपके लिए, हमारे लिए कोई नया नहीं है। नियोजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, यह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी एक प्लानिंग है, वो जरूर करते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हो, आपने अपना कोई एक टारगेट डिसाइड किया होगा, भी मुझे +2 के अंदर इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने एक अपनी कोई रूपरेखा बना रखी होगी, सोच समझकर भी मुझे इस प्रकार से काम करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे आपने सोचा होगा भी आज की क्लास सर ने जो ली है उसका हम आज ही रिवीजन कर लेंगे, फिर इस क्लास का 7वें दिन यानी हफ्ते में एक बार और रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद महीने में फिर इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है भी सिर्फ पढ़ने मात्र से शायद लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि जो चीजें हम पढ़ते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर है वो सेट हो जाए। और एग्जाम के अंदर जब पेपर अपने सामने हो तो याद करते ही सीधा ही दिमाग से सारी चीजें हैं वो रिकॉल हो जाए। ये सब अच्छे से जानते हो। तो ये सिस्टम हम जो अपनाते हैं इसी को कहते हैं नियोजन, प्लानिंग। ये तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होगी। जैसे परिवार के अंदर बहन बेटी की शादी करनी है तो पता है जब वो छोटी होती है उसी टाइम से माँ बाप उसके लिए बचत करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसके लिए एक्स्ट्रा चीजें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यानी सारा सामान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एवं सोना भी साथ साथ में ही खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कुछ रुपए बचते हैं, कुछ आभूषण हैं वो बना लिए जाते हैं ताकि बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। इसी प्रकार कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी भी एक पूरी आउटलाइन है, वो हम पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो अब यहां पर हमारे जीवन से जुड़ी हुई इन चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे समझ के लिए अभी, हाँ नियोजन इसको कहते हैं। यहां पर हम हमारे भारत, हम हमारे देश के संदर्भ में नियोजन की बात कर रहे हैं। भी पूरे देश को चलाने के लिए किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है, ये प्लानिंग कौन करता है और किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये किया जाता है। तो चलिए देश के संदर्भ में नियोजन को समझते हैं। और सबसे पहले वही हमारी आदत बनी हुई है भी उसकी परिभाषा भी किसे कहते हैं, नियोजन यानी प्लानिंग। तो देश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके, देश के अंदर जो भी रिसोर्सेस हमारे पास उपस्थित है उनका उपयोग करके देश का आर्थिक विकास है उसको प्राप्त करने की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। तो देश में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके देश का आर्थिक विकास करना ही नियोजन कहलाता है। इसके अंदर हमारे क्या प्लानिंग रहती है भी देश की गरीबी है वो दूर हो जाए, लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल जाए। यही सब कुछ इसके अंतर्गत है, वो किया जाता है। जिनकी बात हमने अभी की है, देश के अंदर इनकी जिम्मेदारी स्टार्टिंग में थी योजना आयोग के पास। पहले एक इस प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, योजना आयोग। और यह कमीशन बनाया गया था 1950 के अंदर, यानी देश की आजादी के बाद देश के सामने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार देना ज्यादा जरूरी था। इसके लिए प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। अब 1950 के अंदर जो ये योजना आयोग बना, ये हमने जो सारी प्लानिंग ली थी आज के रूस से ली थी। उस टाइम उसका नाम सोवियत संघ था, यूएसएसआर। और इस प्लानिंग कमीशन के तहत हम 5 वर्षीय योजनाएं बनाते थे, जिनको पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। तो योजना आयोग
5 साल की प्लानिंग करता था और जो भी टारगेट डिसाइड करता उसको प्राप्त करने की कोशिश करता। लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से एक नया इंस्टीट्यूट स्थापित हो गया है, यानी योजना आयोग की जगह एक नया आयोग आ गया है और उसका नाम है नीति आयोग, NITI, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उभरते भारत के लिए यह बनाया गया नया आयोग है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब हो गई? 1 जनवरी 2015 को। मोदी साहब ने आते ही योजना आयोग के प्लानिंग के ऊपर मारा काटा और कहा भैया नया आयोग बनाएंगे, नीति आयोग, ये अब पुराना हो गया, 50 साल पुराना हो गया, हम इसको लागू नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर ऊपर वालों की चलती है, नीचे जहां पर विकास होना है उनको शामिल नहीं किया जाता है, यानी टॉप टू बॉटम इसमें आदेश चलते हैं, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अब हमें नीचे वाले लोगों से भी बात करके देश की प्लानिंग है वो करनी होगी। तो इसीलिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। अभी अब आपके ये तो समझ में आगे भी देश की अब प्लानिंग कौन करता है? नीति आयोग करता है। और इसका अध्यक्ष पता है कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर खुद होता है। योजना आयोग का भी प्राइम मिनिस्टर होता था और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो पहले योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है जी? कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। अब बात करें भी इस नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है। इसका काम है कि केंद्र और राज्य सरकारों को उचित और तकनीकी सलाह देना, टेक्नोलॉजी की हेल्प है वो भी देना। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही ये सलाह देता है। और दूसरा है देश के आर्थिक नीति निर्माण में, पॉलिसी बनाने में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, यानी राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो भी अब नीति आयोग के मेंबर होते हैं। पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तो देश का आर्थिक विकास करने की जिम्मेदारी अब नीति आयोग के पास है। इसके उद्देश्यों को भी हमने देख लिया। चलिए अब इसके लिए और क्या क्या किया गया है। अब बात करें नियोजन के उपागम, यानी नियोजन की जो अप्रोच है, तरीके हैं, वो कितने प्रकार के हैं। एक छोटा क्वेश्चन तो यही बन जाता है, नियोजन के उपागम या उपागमन अप्रोच बोलते हैं इनको, उनके नाम बताइए। तो एक होता है खंडीय नियोजन, सेक्टरल, और दूसरा होता है रीजनल यानी प्रादेशिक नियोजन। तो दो तरीके से नियोजन स्टार्ट हुआ था पहले। खंडीय नियोजन का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास के विभिन्न सेक्टरों का विकास करना। विभिन्न सेक्टर यानी अलग अलग चीजों के लिए, जैसे सेक्टर कौन सा हो गया? एग्रीकल्चर यानी कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, विनिर्माण उद्योगों की बात हो गई, ऊर्जा की बात हो गई, निर्माण कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, परिवहन की बात हो गई, संचार की बात हो गई, सेवाओं की बात हो गई। यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर से जुड़े हुए जो एरियाज होते हैं उनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करते हैं वो कहलाता है खंडीय नियोजन। दूसरा प्रादेशिक नियोजन। तो योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना चला रखी थी 5-5 साल वाली, तो लगभग 15-20 सालों बाद देश के उच्च अधिकारियों को, सत्ता पक्ष को यह महसूस होने लगा भी पूरे देश का एक साथ विकास है वो नहीं हो पा रहा है। कहीं पर तो विकास ज्यादा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है। इससे पूरे देश के अंदर असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। तब जोर दिया गया प्रादेशिक नियोजन पर, यानी रीजनल प्लानिंग के ऊपर। तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है ये भी, किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन सी योजना बनाई जाए इसके ऊपर इसके अंदर फोकस है वो किया गया। यानी आर्थिक और सामाजिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाना ही प्रादेशिक नियोजन है वो कहलाता है। तो अच्छे से इसको देखिएगा भी, नियोजन के दो उपागम हो गए। खंडीय यानी अलग अलग सेक्टर का पैसा निर्धारित कर देना। कभी बजट सेशन हो तो आप गौर करना, वहां पर ये सारी चीजें बताई जाती है भी अगले 1 साल में हम
इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करेंगे, इसके अंदर इतना खर्च करेंगे, और दूसरा भी इन राज्यों के लिए, इस एरिया के लिए हम इस प्रकार की योजनाएं हैं वो शुरू कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब एक चीज और आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, हमें यहां कोई पेपर के लिए जरूरत नहीं है। योजना आयोग जब आया था तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना चली थी 5-5 साल की। 1950 में योजना आयोग आ गया था। उसके बाद में 5 साल की पहली योजना चली थी 1951 से लेकर 1956 तक। ये योजनाएं चलती, आपको पता है भारत के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये पहली 5 वर्षीय योजना थी। उसके बाद में बात करें तो दूसरी थी 1956 से चली और 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1961 से लेकर 1966 तक। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद में परिस्थितियां, क्योंकि आप देखिए 1962 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई हो गई थी, तो देश की हालत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी। तो फिर 5 साल की प्लानिंग नहीं करके फिर एक साल की 3 प्लानिंग की गई थी मजबूरी में, यानी 1966-67, उसके बाद में 1967-68 और तीसरा आता है 1968 और 69। उसके बाद में फिर वापस पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी 5 साल वाली 1969 से लेकर 69 से 70, 71, 72, 73, 74, 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई। 5वीं की बात करें तो 1974 से लेकर, अब जोड़ ले 5, 75 तक एक हो गई, 76, 77, 78, 79, यानी 1979 तक। अब आप सोच रहे होंगे भी यार ये सर ये क्यों ऐसे ही हमें आंकड़े बता रहे हैं। भैया आपको कहीं ना कहीं तो काम आएंगे ना आज की क्लास में, तो इसलिए आपको नॉलेज के लिए 3 5-5 साल की योजना बनी, 3 के बाद में 3 ब्रेक आए, एक साल की चली और फिर वापिस 5-5 साल की चलेगी। एक कहीं ना कहीं जिक्र पढ़ोगे आप 8वीं पंचवर्षीय योजना का, जो कि इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 1992 से 1997 तक का 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम है। हमारे यहां इस चैप्टर के अंदर 3 पंचवर्षीय योजना का जिक्र मिलेगा, चौथी का, 5वीं का और 8वीं का। 8वीं का तो एक जगह थोड़ा सा जिक्र आएगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका मतलब यहां कोई काम हुआ तो वो 1969 से 1974 के बीच हुआ है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 74 से 79 के बीच में ही कोई विशेष काम है वो हुआ है। तो इन शब्दों का हम आगे इस्तेमाल है वो करेंगे। कैसे अर्जुन, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? अलबादी आयुष के चक्कर में मत पड़िएगा, थोड़ा सा फोकस आपको करना है, क्योंकि यहां आज हम जो क्लास ले रहे हैं ना वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स टाइप की क्लास है, जिसमें हम नियोजन क्या है, देश में कौन नियोजन करता है पंगा बहुत ही सोखा सोखा, बस गौर करनी है और एक बार बाद में रीड करना है, फिर हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद। जब हफ्ते बाद करोगे तो आज जितना टाइम लग रहा है उतना नहीं लगेगा, 1 महीने बाद करोगे तो और कम टाइम लगता है, क्योंकि फिर तो पेज ही पलटने होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा। अगर हमें हमारी अच्छी प्लानिंग के साथ हमारा टारगेट जो कईयों का 100 होगा, वरना 90 प्लस तो अपना मिशन है ही, अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। तो चलिए साहब, अब हम जो बात करेंगे खंडीय नियोजन, तो अलग अलग सेक्टर की बात हो गई। अब पूरे चैप्टर के अंदर हम इस फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, प्रादेशिक नियोजन के ऊपर बात करेंगे। रीजनल प्लानिंग की जाती है और इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं वो भारत के अंदर चलाए गए थे या उनमें से कोई अब भी चल रहा होगा, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अब एक बार प्रादेशिक नियोजन से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी देख लेते हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए। टॉपिक है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? प्रादेशिक नियोजन के अंदर ही किसी प्रदेश यानी किसी राज्य या किसी राज्य का भी कोई विशेष एरिया, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहीं तो पहाड़ी इलाका है, अरावली गुजरती है बीच में से, तो उस सेक्टर के लिए कोई अलग योजना। पश्चिम में पूरा रेगिस्तान भरा पड़ा है तो उसके लिए अलग प्रकार की योजनाएं, तो वो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत ही आती है। तो देखिएगा, देश में जो क्षेत्र
आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, बेचारे गरीबी के अंदर जीते हैं, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल है भी, जो गरीब है सबसे पहले उन्हीं के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अमीर को तो और क्या अमीर करने की जरूरत है भी, देश के मुखिया का काम सबसे पहले यही है, पिछड़े लोगों को आगे लेकर आए। यही लक्ष्य क्षेत्र नियोजन है, वो कहलाता है प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। देश में क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए योजना आयोग ने, जो स्टार्टिंग में योजना आयोग था, ने लक्ष्य क्षेत्र और दूसरा है लक्ष्य समूह योजना उपागम को अपनाया। तो प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए क्या टारगेट रखा गया? दो तरीके अपनाए गए, लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह। क्षेत्र यानी एरिया की बात होगी, जैसे हमने अभी किया, भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उस एरिया के लिए अलग योजना। और दूसरा है लक्ष्य समूह, भी आप किन को टारगेट कर रहे हो? किसानों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, किन के लिए बना रहे हैं? स्टूडेंट के लिए योजनाएं बना रहे हैं, डॉक्टरों के लिए बना रहे हैं, किन के लिए योजनाएं बनाते हैं? वो लक्ष्य समूह है। एक तो लक्ष्य क्षेत्र हुआ और दूसरा लक्ष्य समूह है। इनके आधार पर योजनाएं बननी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास है वो किस पर डिपेंड करता है? उस देश के उस क्षेत्र के अंदर उपलब्ध जो संसाधन है। अगर वहां संसाधन अच्छे हैं तो वहां विकास की संभावनाएं ज्यादा रहती है। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा गया है, संसाधन तो है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसी इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जैसे आप में माइंड तो है, लेकिन इस माइंड का इस्तेमाल आप किस एरिया के अंदर कर रहे हो, किस क्षेत्र में कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा और उसी से कोई ना कोई आउटपुट निकल के आएगा। तो एक क्षेत्र का आर्थिक विकास हमें पता है उसके संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। अच्छे माइंड वाले बच्चे भी फिसड्डी हो जाते हैं पढ़ाई में, क्योंकि प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, यही गलती उनसे हो जाती है। तो यहां सिर्फ हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे, हम इस थ्योरी को दैनिक जीवन से और खुद से भी जोड़ना है। ये शायद हमारे जीवन का भी उद्धार हो जाए और कुछ अच्छी चीजें हम भी सीख जाएं, और अभी अगर हमारे अंदर चेंज हो जाए तो कहना ही क्या। तो इससे प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ रिसोर्सेस तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ साथ तकनीक और निवेश की भी आवश्यकता होती है। आपको टेक्नोलॉजी का और इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। संसाधन है, अगर देश, वो राज्य गरीब है बेचारा, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे नहीं है उन संसाधनों को निकालने की, यूज करने की, उद्योग लगाने की, खनन करने की, उनके पास टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर गरीब ही रहेगा। तो इसलिए विद्यार्थियों, आप भी ये बात समझ लीजिएगा अर्जुन की तरह भी, हमारे पास ये तो है सॉफ्टवेयर, बस हमें एक अच्छी प्लानिंग यानी तकनीक, इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत भी नहीं है। अब आपको सब कुछ जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट यहां भी मिल रहा है, और सरकारी स्कूल में हो तो वहां मिल रहा है। हाँ, प्राइवेट में हो तो आपने इन्वेस्ट कर ही दिया, भी उस स्कूल को आपने फीस है वो दे दी है। तो संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की भी आवश्यकता होती है, तभी वो स्टेट विकास की तरफ बढ़ेगा। हम जब, और साथ में हम उस लक्ष्य क्षेत्र को डिसाइड कर लेते हैं भी यहां पर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी और निवेश का इस्तेमाल करेंगे, और उससे उस एरिया का जो पिछड़ापन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रादेशिक असंतुलन को कम कर सकते हैं उस एरिया की पहचान करके। तो दो शब्द अभी आपको देखने को मिले भी, प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए हम लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम चलाएंगे और दूसरा लक्ष्य समूह कार्यक्रम चलाएंगे। तो यहां अब हमारे सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 4 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय इलाकों के लिए जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, यहां केंद्र वालों की बात करेंगे। दूसरा सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम, तीसरा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और चौथा है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
कमांड का क्षेत्र का मतलब होता है सिंचित एरिया की बात कर रहे हैं। भी पहले वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है उस एरिया के अंदर, यानी अनकमांड है वो एरिया, वहां पर सिंचाई नहीं होती इसलिए उत्पादन भी नहीं होता। अब हमने वहां पर नहरों के माध्यम से जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी है तो वहां पर फसलें होने लग गई है, वो कहलाता है कमांड क्षेत्र। तो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो 4 योजनाएं अपने सिलेबस के अंदर है इस चैप्टर के अंदर, इन्हीं के बारे में अब पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, हाँ बस थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है बस, बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद में लक्ष्य समूह कार्यक्रम में केवल नाम ध्यान रखने हैं, जैसे लघु किसान विकास संस्था SFDA, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। सीमांत किसान विकास संस्थान मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी होगी। तो यानी लघु किसानों के लिए कुछ प्रोजेक्ट है वो चलाए जाते हैं और सीमांत किसानों के लिए चलाए जाते हैं। लघु किसान वो होते हैं जिनकी जमीन 1 या 2 हेक्टेयर जिनके पास जमीन होती है, 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जमीन जिनके पास होती है। सीधी सी बात, जिनके पास 4 बीघा से लेकर 10 बीघा तक की जमीन है वो लघु किसान है। सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, वो सीमांत किसान कहलाता है। और उन किसानों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। कैसी व्यवस्था? भी उनको कोई ट्रैक्टर की जरूरत है, हल की जरूरत है, तो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से उनको थोड़ा पैसा दिया जाए और धीरे धीरे बहुत ही कम ब्याज के ऊपर उनसे पैसा है वो लिया जाए। कुछ इस प्रकार की बातें इनके अंतर्गत आती है। तो ये इसी प्रकार के लक्ष्य समूह औरों के लिए भी होते हैं। यहां अपने बस 2 का नाम ध्यान रखना है, लघु किसान विकास संस्था और सीमांत किसान विकास संस्था। अब जरूरत है हमें इन चारों को समझने की, एक एक करके हम इनको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखते हैं 1 या 2 योजनाओं के ऊपर बात कर लेते हैं और अगली क्लास के अंदर तो चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करें फिर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं। एक बार नाम अच्छे से गौर कर लीजिएगा इनके ऊपर भी कौन सी योजना है। लीजिए साहब, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब पहले तो एक चीज तो ये समझिएगा भी ये योजना कब स्टार्ट हुई थी। ये योजना स्टार्ट हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय, आपको मैंने कहा था ना भी कहीं कहीं हमें जरूरत पड़ेगी और ऐसे क्वेश्चन छोटे बनते भी हैं। भी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो भारत सरकार ने कब कौन सी योजना में शुरू किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू किया गया। अब बात आती है भी किन क्षेत्रों के अंदर शुरू किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय जिले, उत्तराखंड के जो भी पर्वतीय जिले हैं, क्योंकि नाम में स्पष्ट है पर्वतीय क्षेत्र। असम का उत्तरी कछारी जो जिला है, यहां पर असम का उत्तरी कछारी जिला हो गया। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला जो इलाका है वहां पर, और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है यहां पर, वहां पर इनको स्टार्ट किया गया। तो इस प्रकार से आप देखें भी ये इलाका भारत का जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है मोस्टली ये पर्वतीय क्षेत्र है। इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत जिन 2-4 की हमने बात की, उत्तराखंड वाली, असम की, पश्चिम बंगाल का और तमिलनाडु का इलाका, इनके साथ साथ अन्य 15 जिलों के अंदर ये योजना है वो स्टार्ट की गई थी। स्टार्टिंग में जो स्टार्ट की गई तब की बात करो, 15 जिलों में। तो थोड़ा सा ये एरिया का आपको गौर करना है। और उसके बाद में क्या किया गया भी, इस जो पूरा ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, जो पूरा रेड दिखाई दे रहा है, आप ये सोच रहे होंगे भी सारे का जिक्र क्यों नहीं हुआ। सारे का जिक्र स्टार्टिंग में हुआ था जब पहली बार योजना चली थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ संशोधन हो गया 1981 में। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक समिति बनाई गई थी। जो पिछड़ा एरिया है, चाहे पहाड़ी इलाका है, चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोई भी है, तो उस पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक नेशनल कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने इन पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो ज्यादा पिछड़ा हुआ जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, उनके लिए कहा भी इनको आप पहले डेवलप कीजिए। और इस समिति ने 2 एरियाज चुने, शर्त रखी। एक तो थी शर्त यानी सिफारिश जो की गई वो है, एक तो उस एरिया की ऊंचाई जो 600 मीटर से अधिक है।
तो ये वो इलाका है जिनकी अभी हमने बात की, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है, ऊंचे इलाके वाले लोगों की। और दूसरा वो इलाका जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहिए। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, आगे चल के हम बात करेंगे एक योजना के अंतर्गत भी उस यानी सीधी सी बात, उस एरिया को दो योजनाओं में शामिल नहीं करना है। जहां पर जनजातीय उपयोजना चल रही है वहां पर भैया पर्वतीय क्षेत्र वाली में शामिल मत करो, आपको डबल पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो 600 मीटर से ऊंचा एरिया है वहां पर सिफारिश की 1981 में। और दूसरा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में शामिल जो एरिया है उसको छोड़ना है। बाकी के 15 जिलों के अंदर जिनको हमने अभी अभी जाना है वहां पर इस पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को, कौन सी योजना, पांच पर्वतीय 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर है, वो इसको स्टार्ट किया गया। चलिए अब बात करें भी वो पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार की योजना चली, प्लानिंग किस आधार पर की गई। तो पर्वतीय क्षेत्र की विकास के लिए जो योजनाएं बनाई ना, वो वहां की स्थलाकृति, किस प्रकार का जो टोपोलॉजी वहां की है, वहां की इकोलॉजी कैसी है, वहां का सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं, किन प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, वो योजना इनके आधार पर बनाई गई। तो इस आधार को रखते हुए कुछ उद्देश्य डिसाइड किए गए, यानी काम डिसाइड किए गए भी हम इस एरिया के अंदर ये काम करवाएंगे जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी हो सकती है, रोपण कृषि हो सकती है, पशुपालन, मुर्गी पालन, फॉरेस्ट्री, वानिकी, लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया गया। और इसके लिए किन संसाधनों का इस्तेमाल किया गया, लोकल जो रिसोर्सेज थे, स्थानीय संसाधनों के उपयोग, जो स्थानीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से वहां पर बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन है और ग्रामीण उद्योग है, उनको बढ़ावा दिया गया। और इसी उद्देश्य के तहत वहां के एरियाज के हिसाब से कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया। बहुत ही आसान सा, 2-4 बातें तो इसमें हैं भी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई, फिर बाद में 1981 में यह कह दिया भी 600 मीटर ऊंचा जो इलाका है उस पर फोकस करो और जो जनजातीय उपयोजना में नहीं है उसके ऊपर फोकस करो। कि ठीक है साहब, वहां जो उपलब्ध है उनके आधार पर वहां रहने वाले लोगों को इन कामों के लिए बढ़ावा है वो दिया गया। तो वहां पर कोई उद्योगों में चीज बनती है तो गवर्नमेंट परचेज करती है और अलग अलग एरियाज के अंदर फिर उनको बेचती है और उनका लाभ है वो इन लोगों को मिलने लग गया। तो ये फायदा है वो इससे हुआ। अब एक प्रश्न बनता है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, आप में से अगर कोई इंग्लिश मीडियम, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ हिंदी में समझ लेते हैं चीज़ों को, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप अपनी इंग्लिश की किताब में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, हिंदी वाली में ये मिल भी जाता है भी। 1981 वाली जो राष्ट्रीय समिति है जो पिछड़े क्षेत्रों के लिए बनाई गई थी उनके विकास के लिए, तो उसने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए थे। तो कई बार बोर्ड के अंदर क्या कर दिया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रश्न की भाषा बदल दी जाती है थोड़ी सी, कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती इन बातों की, हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर ही बहुत सी चीजें मिली हुई होती है या वही उपाय दिए हुए होते हैं, वो बस भाषा को बदलता है। तो इसलिए आपको भाषा में नहीं उलझना है। अर्जुन, इस बात को आप अच्छे से सुन लीजिएगा। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव, तो यहां 7-8 पढ़ लेंगे, कोई 3-4 तो याद रह ही जाएंगे। तो ऐसा ही कोई प्रश्न आएगा कोई 1.5-2 नंबर का बस। तो एक तो क्या है, इसके लिए ये सुझाव है भी सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यूं नहीं है भी बड़े लोग जो पहले ही, क्यों पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वहां के हिसाब से अमीर होंगे, तो कहीं ये नहीं हो भी वो ही लाभ ले जाएं सारा। तो इस बात का ध्यान रखना है भी सभी अमीर गरीब सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा है स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग होना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का ही उपयोग इसके अंदर होना चाहिए। लोकल में जो चीज मिल रही है उसी से जुड़ी हुई चीजों का
बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में आपको पता है झूमिंग या स्थानांतरित कृषि होती है, जो ज्योग्राफी का बच्चा अच्छे से जानता है भी ये क्या है। इसके स्थान पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए स्थायी कृषि के लिए, ताकि उनकी इनकम है वो बढ़ सके। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, और जिससे श्रमिकों को भी लाभ है वो मिले, मजदूरों को भी लाभ मिल सके। पर्यटन उद्योग के विकास पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वो पहाड़ी इलाका पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़िया हो, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब टूरिस्ट वहां पर आएंगे तो आपको पता है कितनी दुकानें खुल जाएगी, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कितने होटल खुल जाएंगे, कितने घरों के अंदर जो टूरिस्ट है वो वहीं पर उनके घर पर रहेंगे, जिससे उनको इनकम होगी। तो पर्यटन उद्योग के विकास पर ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि वो इलाका हरा भरा बना रहे। अवैध खनन के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, भी जो बेईमानी से भ्रष्टाचार है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। और प्रादेशिक व्यापार के अंदर, राज्यों के अंदर जो व्यापार होता है, पिछड़े क्षेत्रों का शोषण है वो नहीं होना चाहिए, तो इनको उचित लाभांश है वो मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव दे सकते हैं। ये मोस्टली जो हमने सुझाव पढ़े हैं ये वही राष्ट्रीय समिति के सिफारिशें हैं, उन्हीं के सुझाव है। लेकिन आप भी अगर सोचेंगे तो ऐसे ही सुझाव आपके माइंड से निकलेंगे, तो इसलिए 3-4 को अच्छे से आप गौर जरूर कर लीजिएगा। हमने तो 8 यहां पर आपको बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बाकी तो सारे ही याद रहने वाले हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं भी इसमें याद नहीं हो। तो एक योजना से जुड़ी हुई इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, भी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अपना पूरा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कार्यक्रम की, और दूसरा कार्यक्रम है सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP इसको कहा जाता है। वही सूखा पड़ता है जहां पानी की समस्याएं हैं, उस इलाके की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, इसमें एक नाम है ना सूखा संभावी क्षेत्र। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी सबसे पहले हमने एरिया पढ़ा था, जिस एरिया के लिए विकास योजनाएं चली, तो यहां सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सूखा संभावी क्षेत्र कौन सा है भारत के अंदर? तो देखिएगा 1967 के अंदर, 1967 के अंदर योजना आयोग था उस टाइम, इसने देश के 67 जिलों की पहचान की सूखा संभावी क्षेत्र के रूप में। योजना आयोग ने 1967 के अंदर, 1967 में 67 जिलों की पहचान कर ली भी ये सूखे जिले हैं, यहां पर प्रॉब्लम्स है। 1972 के अंदर सिंचाई आयोग, इरिगेशन कमीशन ने यह बता दिया भी सूखा संभावी क्षेत्र कौन सा होता है जहां 30% सिंचित क्षेत्र हो, 30%, अधिकतम 30% ही सिंचाई होती है, उस एरिया को सूखा संभावी क्षेत्र माना। योजना आयोग ने पहले 67 जिले पहचान कर लिए, और बाद में 1972 के अंदर सिंचाई आयोग ने कह दिया भी 30% या इससे कम जहां सिंचाई होती है वो सूखा संभावी क्षेत्र के अंदर शामिल रहेगा। तो इनके आधार पर अब एरिया कौन सा हो गया? अब हो गया भी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि और कुछ आंतरिक जो शुष्क और अर्ध शुष्क भाग है। तो आप देख पा रहे हो या नक्शे के अंदर हमने अभी जो डिस्ट्रिक्टों के बारे में, स्टेट्स की कुछ बातें की है, ये वही इलाका है जहां पर सूखा संभावी एरियाज आपको मिल जाता है। आप सबको पता है, चाहे राजस्थान की बात करें, ये गुजरात का हो गया, ये महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया, या आंतरिक जो शुष्क जो भाग हैं, चाहे यहाँ पर कर्नाटक वाला, रायसीना वाला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका हो गया, ये वो सूखा संभावी क्षेत्र है जहां पर 30% या इससे कम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो थोड़ा सा आप मैप को ध्यान में रखते हुए, मैंने कहा ज्योग्राफी में मानचित्र का बहुत बड़ा रोल है, और कई बार देखा गया भी बच्चे है ना इस पर फोकस नहीं करते मैप के ऊपर अभ्यास करने की, बल्कि इसको रटते रहते हैं, इसको रटते हैं।
जबकि सोचिएगा, आप फिल्म देखते हो, सामने पिक्चर चल रही होती है, वो चित्र या कोई विज्ञापन है, कहीं पोस्टर लगा है, वो याद रह जाता है ना। तो यही चीज है, अगर आप एरियाज की बात करते हैं तो हमेशा ही एटलस भी एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी के पास होना चाहिए, खाली मैप होनी चाहिए और उन पे ऊपर अभ्यास करना चाहिए। और आप देखेंगे पहले से कहीं जल्दी चीजें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाती है, याद रह जाती है अपने के। तो ये डिसाइड हो गया जी अपना एरिया, जहां पर इस प्रकार का सूखा संभावी एरिया है जो ये। अब देखिए इसके अंदर एक प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने ये चीज यहीं पर ऐड कर दी, एक छोटा प्रश्न 1 नंबर वाला, कि पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान यानी हमारे वाला इलाका हनुमानगढ़ गंगानगर जिले वाला के सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वो सूखे से बचे हुए क्यों रह जाते हैं? क्योंकि पंजाब हरियाणा और हमारे इस इलाके के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, नहरों और ट्यूबवेल्स के द्वारा यहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए सूखे से बच जाते हैं। तो एक प्यारा प्रश्न बनता है, सेम यही लैंग्वेज, कि पंजाब हरियाणा और उत्तर राजस्थान का इलाका है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र से कैसे बच जाता है, सूखा क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इस इलाके के अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, नहरों और कुओं से यहां पर सिंचाई हो जाती है, इसलिए बच जाता है। चलिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में 1973-74 में हुई थी। चलिए, अभी तक तो हमने एरियाज की बात की थी भी, किस एरिया में ये है। अब हम कह रहे हैं भी ये योजना चली कब थी? गौर कीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के लास्ट साल के अंदर, लास्ट साल के अंदर, क्योंकि 1969 से 1969 से 1974 तक, 69 से 70, 71, 72, 73, 74, 5 साल, तो लास्ट साल के अंदर ये शुरू हुई थी। क्योंकि उससे पहले क्या चला? उससे पहले तो सर्वे ही चला, 1967, 1972 के अंदर ये सर्वे चलता रहा भी, एरिया ढूंढ रहे हैं, इनके लिए फिर योजनाएं बनाएंगे। तो जैसे ही एरिया डिसाइड हो गया तो फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के लास्ट के अंदर ये कार्यक्रम है, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, वो शुरू हो गया, स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पटड़ी पर आने लगा भी, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंदर चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या काम किया गया? स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का उद्देश्य रखा गया। जो लोकल लोग, वही पर्वतीय में भी सेम बातें हैं भी, लोकल लोगों को रोजगार है वो मिलना चाहिए। दूसरा, सूखे के प्रभाव को कम करने वाले साधन विकसित करने चाहिए भी, सूखा कम पड़े, इस प्रकार की ही कृषि है वो वहां पर धीरे धीरे है, उसी को बढ़ावा दिया जाए। तो उसके प्रभाव को कम करने वाले संसाधन है, साधन है, वो यहां पर विकसित करना, ये 2 प्रमुख उद्देश्य है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर ये जो स्टार्ट हुई सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसके उद्देश्य रखे गए। इसके बाद देखिएगा फिर आगे चल के क्या हुआ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसका विस्तार किया गया। चौथी में स्टार्ट हुई, 5वीं में विस्तार कर दिया कि भैया थोड़े से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोजगार देने से काम नहीं चलेगा, खाली गड्ढे खुदवाने से और मकान बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इस एरियाज के अंदर और भी चीजों को शामिल करना पड़ेगा। तो 5वीं योजना के अंदर विस्तार किया गया। आपको एक नॉलेज की बात बता दूं, हालांकि हमने अभी पढ़ा भी चौथी में ये स्टार्ट हुआ, मोस्टली भारत के अंदर इस प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो योजनाएं चली वो मोस्टली 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही सबसे ज्यादा चली थी। 5वीं से भी बड़े लेवल पर काम होना स्टार्ट हो गया था इस पंचवर्षीय योजना के टाइम। तो इस टाइम क्या कहा गया भी, शुरू में जो काम होता था चौथी वाले टाइम में, क्या शुरू में सिविल निर्माण कार्यों में, मकान वगैरह बनाने के कार्यों पर ही जोर दिया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। आप याद कीजिए, अभी हमने एक उद्देश्य पढ़ा था, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। इसके लिए क्या किया गया था उस टाइम किया गया था भी, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा करवाया गया, क्योंकि उसमें मजदूरों की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाता था। लेकिन फिर जब विस्तार की बात हुई तो कहा गया भी इसमें सिंचाई प्रोजेक्ट, मध्यम लघु जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको भी लेकर आओ, पानी तो लगाओ यहाँ पर, भूमि विकास के कार्यक्रम चलाओ, वृक्षारोपण करो ज्यादा से ज्यादा,
चारागाह विकास और ग्रामीण सेवाओं पर जोर दो, गांव के लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम हैं वो चलाने चाहिए। तो ये जो आया बात, ये 5वें पंचवर्षीय योजना के अंदर, और ये जो काम है ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार देने के लिए कंस्ट्रक्शन काम ज्यादा किए गए और बाद में विस्तार किया गया। तो देखिए उस कंस्ट्रक्शन काम के साथ साथ इन कामों के ऊपर भी जोर दिया गया। ये तो चलता ही रहा लगातार कंस्ट्रक्शन वाला, लेकिन इन चीजों को भी शामिल कर लिया गया। तभी तो हमने कहा भी इसका विस्तार हो गया, भी अब और काम भी इस योजना के अंदर शामिल कर लिए गए। चलिए जी, अब देखिए, अब वही राष्ट्रीय समिति का जिक्र फिर आएगा इस योजना के अंदर, क्योंकि 1981 की बात है। योजना पहले चल गई लेकिन बाद में उस कमेटी की सिफारिशों को ऊपर भी गौर करना स्टार्ट कर दिया गया। तो पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की, पड़ताल की गई भी ये प्रोग्राम कैसा चल रहा है भारत सरकार का। तो उन्होंने देखा भी ये प्रोजेक्ट तो खेती और उससे जुड़े हुए जो अन्य सेक्टर है उसी तक सीमित है, भी सिंचाई है और कोई ऐसा जो काम चल रहा है, पशुपालन हो रहा है, बागवानी हो रही है, वो तो खेती और खेती से जुड़े हुए सेक्टर तक ही सीमित रह गया। समिति वाले आए, देखा भाई यार उन्होंने ये भी देखा कि जैसे जैसे यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही है वैसे वैसे खेती के लिए सीमांत भूमि का भी उपयोग होने लग गया है। जो थोड़ी बहुत भूमि है, कहीं बहुत कम भूमि है, उसके ऊपर भी खेती ज्यादा से ज्यादा करने की होड़ मच गई है, जिससे भू निम्नीकरण हो रहा है। याद कीजिए एग्रीकल्चर वाले पाठ में भू निम्नीकरण को हमने अच्छे से जान लिया है। तो इन क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की किसने? राष्ट्रीय समिति ने, जो पिछड़ा क्षेत्रों के विकास के लिए 1981 में बनाई गई थी। तो इसने सिफारिश कर दी, भैया भूमि खराब हो रही है, गड़बड़ हो रहा है काम, आपको और उपाय साथ में करने पड़ेंगे। और फिर इसी समिति की सिफारिश से 1981 वाली इस राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर 1995-96 में इस सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम को जल संभर विकास कार्यक्रम के अंदर शामिल कर दिया गया। तो अब इस नाम से ये प्रोग्राम नहीं चलता। ये सूखा संभावी क्षेत्र 1995-96 में जो जल संभर विकास कार्यक्रम है उनके साथ जोड़ दिया गया। अब आप सोचेंगे ये तो किताब में नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें नॉलेज के लिए भी और आपको पता तो चले, ये अब नहीं चलती योजना, क्योंकि उस कमेटी की सिफारिश पर इसे दूसरे प्रोग्राम में ऐड कर दिया। और ये प्रोग्राम अब आपके लिए नया नहीं है। जल संसाधन वाले पाठ के अंदर आप अंतिम टॉपिक पढ़ चुके हो, जल संभर भी क्या है, जल संभर के उद्देश्य आपने हरियाली है वो पढ़ लिया, नीरू मीरू पढ़े आपने, अरवारी पंचायतें, ये प्रोग्राम आपने पढ़े। तो ये सारी चीजें उसी के अंदर शामिल कर दी गई। तो सूखा संभावी क्षेत्र वर्तमान में किसके अंदर चलता है? जल संभर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये चल रहा है। तो ये हो गया जी अपना दूसरा जो प्रोग्राम है, उसको भी अपनों ने कंप्लीट है वो कर लिया भी। इस तरीके से आज की अपने इस क्लास के अंदर हमने 2 प्रोजेक्ट के ऊपर बात है वो कर ली है भी। एक तो अच्छे से नियोजन को जान लिया है भी, नियोजन क्या होता है, क्यों किया जाता है। फिर प्रादेशिक नियोजन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण 4 कार्यक्रम हैं उनमें से हमने 2 अच्छे से जान लिए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्या सोचना है, किस एरिया में चलती है, एक बात, कब चलाई गई और उसके क्या लाभ मिले या क्या उसके लिए और उपाय हो सकते हैं। फिर हमने सूखा संभावी क्षेत्र, पहले उस एरिया की बात की, वो एरिया कौन सा है, उसके लिए योजना आयोग ने क्या बताया और दूसरा सिंचाई आयोग ने क्या बताया, ये जान लिया। फिर हमने ये कह दिया भी पहले पंचवर्षीय योजना चौथी में चली तब क्या किया गया, 5वीं में चली तब क्या किया गया। बस इतनी सी सामान्य सी बातें इसके बारे में गौर करने की है। बस एक बार आप अच्छे से नोट्स फॉर्म में उतार भी ले। आप पाठ्य पुस्तक को रीड जरूर करना है, मैं कभी नहीं कहता भी किताब छोड़नी है। जिनका टारगेट बड़ा है, जिनके सपने बहुत बड़े हैं और आगे एजुकेशन में बहुत कुछ करना है, बहुत ऊंचे मुकाम पर जाना है, वो एनसीईआरटी जो गीता है इसको पढ़ते रहिएगा और अच्छे से 1-2 बार पढ़ ले, फिर चाहिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, तब आपके इन नोट्सों के अंदर वो सारी चीजें अच्छे से आ ही जाती है। तो रिवीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप अच्छे से जरूर कीजिएगा। चलिएगा, अब एक प्रश्न की बारी है और प्रश्न ये है भी, भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
नीति आयोग की स्थापना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के अंदर भी आ जाएगा इस बार। फिर मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।